अच्छा गाइस, जरा गौर से देखिएगा। अब मैं आपको डीटीडी के बारे में बताना चाह रहा हूँ, और डीटीडी से क्या मुराद है, और डीटीडी हमें जो है ना क्या बताती है, और इसका पर्पस क्या है। डीटीडी इसका मतलब आम अल्फाज में बोलना ये होता है कि हम एक्सएमएल के लिए ग्रामर लिखते हैं, एक्सएमएल की ग्रामर लिखते हैं। और ग्रामर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी चीज कोई भी लैंग्वेज उसमें आती है, वजूद में आती है, तो उसकी ग्रामर, उसके पीछे की मीनिंग्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जो भी चीज, कोई भी लैंग्वेज जब नहीं बनती है ना, तो हर वर्ड के पीछे या हर कीवर्ड के पीछे उसकी ग्रामर या उसकी मायने और मतलब लिखी जाती है। आप बोलते हो सर यहाँ पे हम दिस का कीवर्ड पढ़ रहे हैं, तो दिस का कीवर्ड ऐसे ही वजूद में नहीं आया। दिस दिस के पीछे बकायदा पूरी एक लॉजिक, पूरी एक बात, एक ग्रामर लिखी गई है। जब भी वो उस तरह एक्ट कर रहा है कि दिस टारगेट करता है आप हमारे करंट एलिमेंट को, आपने आसानी से तो बोल दिया, लेकिन वो कैसे टारगेट कर रहा है, उसके पीछे की ग्रामर कैसे और किसने लिखी। क्योंकि एक्सएमएल और जो है हमारी जो है ना इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, यानी कि किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, और इसके जो एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स, टैग्स हम खुद जनरेट कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं। तो हमें यहाँ पे उसकी ग्रामर लिखने की क्या है, जरूरत है। ठीक है, उसके नेमिंग कन्वेंशन में मसला है तो हमने खुद लिखा। ठीक है, ग्रामर में मसला आएगा तो वो भी हम खुद ही डिसाइड करेंगे और खुद ही लिखेंगे। अच्छा, एचटीएमएल के अंदर हमें ये मसला नहीं होता, क्योंकि एचटीएमएल के रूल्स, एचटीएमएल के पीछे की ग्रामर लिखी गई है। आपको पता है कि हेड से क्या मुराद है, आपको पता है टाइटल से क्या मुराद है, टाइटल का मतलब क्या है, और एचटीएमएल का जो ब्राउजर है वो टाइटल से क्या समझता है। यानी इसका मतलब है कि इसके पीछे की कहानी क्या क्या की गई है, ऑलरेडी लिखी गई है। इसके पीछे की जो डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन, इसका मतलब डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, इसकी जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी लिखी गई है। अब टाइटल जाके ब्राउजर का टाइटल बन जाता है, इसके पीछे का पूरा प्रोग्रामिंग की गई है। ठीक है, बॉडी में जो काम करोगे वो आपकी ब्राउजर की बॉडी में लिखा जाएगा, इसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो लिख दी गई है। तो यहाँ पे हमें अपने जो है ना एक्सएमएल में भी डीटीडी को बताना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि द पर्पस ऑफ डीटीडी इज टू डिफाइन द लीगल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। हम एक लीगल बिल्डिंग ब्लॉक एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट को बोलते हैं, यानी कि डीटीडी को लीगल बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं एक्सएमएल डॉक्यूमेंट का। जब भी हम एक एक्सएमएल का डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसका जो एक लीगल बिल्डिंग ब्लॉक होगा वो उसका डीटीडी होगा। इट डिफाइंस अ डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर विद द लिस्ट ऑफ लीगल एलिमेंट। अब उसमें जितने हम एलिमेंट डिफाइन करेंगे उनको हमने लीगली तौर पे, यानी कि लीगली तौर पे हम उसको खुद तो बना रहे हैं, लेकिन उसको हमने लीगल पे लेके आना है। यानी कि वो जो स्ट्रक्चर बने एक्सएमएल का वो एक लीगल स्ट्रक्चर हो। तो हम जो है ना दो तरीके से जो डीटीडी को मेंशन करते हैं। तो तरकीब तो ये है, लेकिन पहले हम कुछ चीजें सीखेंगे, फिर हम उसको स्ट्रक्चर देखेंगे। एक इंटरनल डीटीडी होता है, एक एक्सटर्नल डीटीडी होता है। इंटरनल डीटीडी, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, क्या है इसकी, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। और एक होता है एक्सटर्नल डीटीडी। दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस इंटरनल फाइल और एक्सटर्नल फाइल का डिफरेंस है। तो पहले हम इसके बिल्डिंग ब्लॉक देख लेते हैं, भाई इसके बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट एंड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट आर मेड अप बाय द फॉलोइंग बिल्डिंग ब्लॉक। हमें पता है कि जब भी हम बात करते हैं एक्सएम एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट की और एक्सएमएल डॉक्यूमेंट की भी, तो हमारे पास ये 4-5 एलिमेंट है, एलिमेंट, टैग, एट्रीब्यूट, एंटिटीज, और इनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। गाइस, जब भी हम बात करते हैं एलिमेंट की, तो एलिमेंट का मतलब क्या है, एलिमेंट से क्या मुराद है, एलिमेंट हमारा क्या कहलाता है। एलिमेंट क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट आर बॉडी एंड टेबल। Example of the XML element could be note and message. Element can contain text, other element or be empty. Example of empty HTML element are HR, BR and IMG. तो इसको हम जरा पहले एक नोट पैड पे तरकीब से लिखते हैं कि भाई हम यहाँ पे XML DTD के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट TYP टाइप डेफिनेशन। ठीक है भाई, इसमें हमारे पास यहाँ पे 4-5 बिल्डिंग ब्लॉक हैं। वो बिल्डिंग ब्लॉक कौन से हैं, पहला है ELEMENT एलिमेंट। एलिमेंट के बाद हमारे पास कौन है, TAGS टैग्स। टैग्स के बाद हमारे पास कौन है,
ATTRIBUTES एट्रीब्यूट, फिर है PCDATA डेटा, और एक है CDATA डेटा। एंटिटीज भी है, एंटिटीज स्पेलिंग सीखे। अच्छा भाई, जब भी हम एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट हमारा क्या होता है, मैंने एलिमेंट के बारे में आपको ये बताया है कि जब भी हम एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट हमें ये बता रहा होता है कि आपने बोला कि सर इसके अंदर अगर मैं बॉडी का टैग लेता हूं तो ये मेरा टैग है, क्या है, ये एक टैग कहलाता है, सिंपल है। अच्छा, हमारे पास एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग, यानी कि मैंने बॉडी को यहाँ पे क्या भी करना है, क्लोज भी करना है, ठीक है भाई। और अगर इसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट भी शामिल कर दूं, मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट शामिल कर दिया BGCOL और कलर, ये एक एट्रीब्यूट है। और एट्रीब्यूट की क्या होती है, एक वैल्यू होती है जिसको हम इस तरह मेंशन करते हैं, और मैंने यहाँ पे इसको रेड मेंशन कर दिया, सिंपल है। तो अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे मेरे पास मेरा कंटेंट आता है, सिंपल है। अब मैं, चलो मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर कोई काम भी करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे आके एक बॉडी में लॉरम का टेक्स्ट लिख दिया और एक पैराग्राफ में लिखूंगा, जाहिर सी बात है। तो गाइस ये जो पूरा कहलाएगा ना, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, ये क्या कहलाएगा, एक एलिमेंट कहलाएगा, जिसमें आप बोलोगे सर हमारे पास ओपनिंग टैग, हमारे पास क्लोजिंग टैग, हमारे पास यूज होने वाला कोई एट्रीब्यूट, और बीच में जो कंटेंट आएगा, चाहे वो कंटेंट HTML ही क्यों ना हो, या कंटेंट कोई पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, कुछ भी हो, वो पूरा मिला के हमारे पास क्या कहलाएगा, एलिमेंट। जब हम बात करते हैं टैग की, तो गाइस टैग आपको समझ में आता है कि टैग का मतलब क्या होता है। टैग हमारा जो है ना, वो एक एंगल ब्रैकेट से बनता है, और हमारे पास दो किस्म के टैग होते हैं, एक हमारे पास जो है ना ओपनिंग टैग कहलाते हैं। अच्छा, जो ये P होता है इसको बोलते हैं कैरेक्टर, क्या बोलते हैं इसको, इसको कैरेक्टर बोलते हैं, सिंपल है। और हमारे पास एक क्लोजिंग टैग होता है, और टैग जो है वो हमारा सिंटैक्स है HTML का, क्योंकि हम टैग बेस्ड लैंग्वेज उसको बोलते भी हैं कि टैग बेस्ड लैंग्वेज है, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे वो किस में करेंगे, टैग में करेंगे, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग। एट्रीब्यूट की जब हम बात करते हैं गाइस, तो एट्रीब्यूट से हमारे पास क्या मुराद है कि भाई अगर यहाँ पे आपने आके एक पैराग्राफ ही इस्तेमाल किया है, तो पैराग्राफ के अंदर अगर यहाँ पे आके LANG लैंग, और लैंग को हम क्या कर देते हैं EN-US, है ना भाई, ये एक लैंग्वेज हो गई, ठीक है, लैंग्वेज US चले, ये एक एट्रीब्यूट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ALIGN अलाइन, अलाइन इक्वल टू मैंने यहाँ पे कर दिया CENTER सेंटर, ये क्या कहलाएगा मेरे पास, एट्रीब्यूट कहलाएगा। बात समझ आ रही है। अच्छा भाई, अब ये टैग हमारे पास क्या है कि टैग जो है वो एक मार्कअप एलिमेंट है, और द स्टार्टिंग टैग, जिस तरह ये स्टार्टिंग टैग होता है, ठीक है, इसको हम मार्कअप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्कअप बोलते हैं। बिगिनिंग ऑफ एन एलिमेंट एंड एंडिंग लाइक, ये एंडिंग एलिमेंट होता है, मार्कअप एंड ऑफ द एलिमेंट, सिंपल है। तो हमें बात क्लियर हो गई। अच्छा देखो, जो HTML की बात करी जाएगी वो बॉडी है, और जो हम मैसेज की बात करेंगे यानी कि XML की, क्योंकि मैसेज हम खुद बना रहे होते हैं, तो मैसेज ओपन भी होगा और क्या भी होगा, क्लोज भी होगा, ये XML की एग्जाम्पल है। और ऊपर वाली किसकी एग्जाम्पल है, HTML की। इसी तरह ऊपर अगर आओगे तो जो ये बॉडी है, बॉडी और टेबल HTML की एग्जांपल है, और XML की एग्जांपल क्या है, नोट एंड मैसेज। आपको पता है ना, नोट एंड मैसेज जो है ना वो हम खुद से जनरेट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे ये एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, एंटिटी एट्रीब्यूट आपको समझ में आ गया कि अगर हम IMG के अंदर जो सोर्स प्रोवाइड करते हैं वो उसका क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट जो होता है वो क्या होता है, एट्रीब्यूट आर प्लेस इनसाइड अ स्टार्ट टैग ऑफ एन एलिमेंट, जाहिर सी बात है टैग के स्टार्टिंग वाले टैग में देते हैं हम। एट्रीब्यूट केम इन नेम एंड वैल्यू पेयर, नेम वैल्यू पेयर का मतलब क्या होता है, ये एट्रीब्यूट का नाम है और ये इसकी क्या है, वैल्यू, यानी कि नेम वैल्यू पेयर, ये पूरा एक क्या बनाता है, एक पेयर बनाता है। द फॉलोइंग इमेज एलिमेंट हैज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ सोर्स फाइल, यानी कि ये एक ना एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, हम अगर देना चाहें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन। बात समझ आ रही है। अच्छा भाई, फिर हमारे पास क्या आता है, एंटिटीज यहाँ पे डिफाइन नहीं की हुई, एट्रीब्यूट और पीसी डेटा, सी डेटा, एंटिटीज, एंटिटीज देखते हैं, एंटिटीज क्या है, एंटिटीज आर, अच्छा एंटिटीज कुछ स्पेशल कीवर्ड हम कह सकते हैं। एंटिटीज आर वेरिएबल used to define common text. Entity refers are reference to the entities. Most of you will know the HTML entity references. जैसे मैंने आपको बताया था, एक सिंगल स्पेस देने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, एक सिंगल स्पेस देने के लिए ना, ये and BSP that is used to insert an extra space in HTML document, है ना। Entities are expanded when a document is parsed by an XML parser.
और द फॉलोइंग एंटिटीज आर प्री डिफाइंड इन एक्सएमएल। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ हैं जो हमारे पास जो है ना प्री डिफाइंड है एक्सएमएल के अंदर। अगर मैं यहाँ पे आके देखूं और बोलूँ भाई HTML ENTITIES HTML एंटिटीज। अच्छा गाइस, मैंने ना कल एक चीज पढ़ी थी तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम जाएं गूगल LABS गूगल लैब्स से, शायद वो चीज सही ना हो। सही का मतलब है कि अभी वजूद में ना आए। हाँ तो अच्छी बात है, मुझे बताइएगा फिर। हम गूगल लैब पे चलते हैं, lab.google, और एक्सपेरिमेंट विद द फ्यूचर ऑफ AI। तो हम नीचे आके काम करते हैं छोटा सा, और यहाँ पे आते हैं, नीचे आते हैं। जनरेटिव AI पे हमने क्लिक करना है और मुझे नजर नहीं आ रहा जनरेटिव AI कहाँ है। हाँ भाई बताओ जल्दी से। थोड़ा सा ऊपर आऊँ मतलब, मैं काफी नीचे आ गया ना। अच्छा, एक है पोयम पोस्ट कार्ड, ठीक है भाई। एक है हेल्प मी स्क्रिप्ट, ये तो नहीं है। अच्छा, सर्च पावर्ड बाय जनरेटिव एआई, सही है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई चीज सर्च की ना, तो ये तो नॉर्मल जगह भाई सर्चिस पे आ रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है ना इसको गेट स्टार्टेड कर दूं, और जब मैं गेट स्टार्ट करूंगा तो सर्च लैब इज नॉट अवेलेबल फॉर योर अकाउंट राइट नाउ। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो मेरा अकाउंट है वो मेरा यूनिवर्सिटी अकाउंट है, तो जाहिर सी बात है इसमें वो सर्च जो है ना वो पावर नहीं होगी। तो अब हम करके देखते हैं, ट्राई एन एग्जाम्पल। और ये मुझे सबसे टॉप पे ना मेरा मुझे एआई मुझे प्रोवाइड करेगा। देखिए ये, जैसा मैंने यहाँ पे जो भी लिखा ना, तो पहले मुझे यहाँ पे एआई हेल्प कर रही होगी, देन वो जो वेबसाइट्स आएंगी वो तो आएंगी आएंगी, देखो ये तमाम नीचे जो वेबसाइट आ रही है वो तो आएंगी आएंगी, लेकिन पहले मुझे ये हेल्प कर रहा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना कि HTML एंटिटीज, HTML एंटिटीज लिखूंगा, तो यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करूंगा मैं, तो यहाँ पे मुझे जनरेटिव एआई जो है ना पहले ही बता देगा कि भाई ये एंटिटीज से क्या मुराद है। तो आप लोग भी करिएगा, ये बहुत मजेदार है, और हमें जो है ना एआई की हेल्प लेनी होगी। अच्छा भाई, an HTML entity is a string of a text that begin with the ampersand and से start होता है, and with semicolon। भाई हमारे पास ये कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं एंड से, और एंड किस पे होते हैं, सेमीकोलन पे। अच्छा, ये हमारे पास एक स्पेशल एंटिटीज आर यूज्ड टू डिस्प्ले स्पेशल कैरेक्टर इन HTML। जैसे कि भाई अगर कोई रिवर्स कैरेक्टर है, इनविजिबल कैरेक्टर है, उसको करना है रिप्रेजेंट, तो हम एंटिटीज को इस्तेमाल करते हैं। मेजोरिटी में हम इसको नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, लेकिन फिर भी। अच्छा, अब आते हैं हम छोटे से दो चीजों पे। एक है PC डेटा और एक है C डेटा। हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, फिर हम आगे चलेंगे। P का मतलब होता है पार्स, P का मतलब क्या होता है, और C का मतलब है कैरेक्टर। ठीक है भाई, P का मतलब पार्स और C का मतलब है कैरेक्टर। जब हम P की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, थिंक ऑफ अ कैरेक्टर डेटा एट द टेक्स्ट फाउंड बिटवीन द स्टार्ट टैग एंड द एंड टैग ऑफ द एक्सएमएल एलिमेंट। यानी कि जब मैं एक एक्सएमएल एलिमेंट की बात करता हूं, मैंने यहाँ पे एक्सएमएल एलिमेंट लिखा हुआ है, तो आपको जो अपना टेक्स्ट नजर आता है इसके दरमियान में ये वाला, ठीक है भाई, यानी कि एक ये आपका पार्स डेटा कहलाता है कि आपने उसको पार्स किया है। यानी कि टाइटल के अंदर जो अंदाज अपना अपना लिखा हुआ है ये क्या कहलाएगा, मेरा PC डेटा कहलाएगा। सिंपल, वो लिखा हुआ थिंक, दोबारा बताता हूं, थिंक ऑफ द करेक्टर डेटा और एज द टेक्स्ट फाउंड, यहां से पढ़ना, टेक्स्ट फाउंड बिटवीन द स्टार्ट टैग एंड द एंड टैग ऑफ द एक्सएमएल एलिमेंट। टेक्स्ट फाउंड, जो हमें टेक्स्ट मिलेगा किसके दरमियान में, स्टार्ट टैग और एंड टैग, किसके, एक्सएमएल एलिमेंट के जो स्टार्ट टैग और उसमें बीच में जो छुपा हुआ होगा वो जो मेरा कैरेक्टर होगा। यानी कि अगर मैं दोबारा बताऊं यहाँ पे कि आपने बोला ये एयर है, ये पूरा एलिमेंट है, एक्सएमएल एलिमेंट हो गया। ये स्टार्ट टैग और ये एंड टैग के दरमियान में जो टेक्स्ट मौजूद है इसको हम क्या बोलते हैं, PC डेटा बोलते हैं। सिंपल है। अच्छा, PC data is the text that will parse by a parser. Tag inside the text will be treated as markup and entities will be expanded। यानी कि बात की जा रही है ये कि आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपने, अच्छा देखो, आपने जितने भी एलिमेंट बताए, एट्रीब्यूट बताए, सबको आपको मेंशन करना होगा ना। तो इसी तरह जो डेटा है उसको भी मेंशन करना होगा कि भाई वो एक PC डेटा है,
और वो पीसी डेटा जो है वो पार्स किया गया है टैग के अंदर, यानी कि टैग उसको पार्स कर रहा है। जिस टैग में बंद होगा जाहिर सी बात है वही को क्या कर रहा होगा, उस टैग्स को पार्स कर रहा होगा। पार्स का मतलब है सिंपल प्रोवाइड करना या जनरेट करना या बताना या एक्नॉलेज करना। सी डेटा मींस कैरेक्टर डेटा। C data is the text that will not be parsed by a parser. Tag inside the text will not be treated as markup and entities will not be extended. यानी कि हम जब बात करेंगे उन पर्टिकुलर टेक्स्ट की जो कि टैग में मौजूद ना हो, अदर देन टैग हो, तो वो हमारे पास सी डेटा कहलाएंगे। यानी कि वो क्या होंगे वो हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जो ये वाला टेक्स्ट होता है जो हम हर फर्दन फर्दन टैग में डिफाइन करेंगे, वो हमारा सिंपल पीसी डेटा कहलाता है। सिंपल। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको 2 मिनट के लिए रोकेंगे और हम देखेंगे कि हम यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, फिर आपको मजीद समझ में आएगा। मैं अपने इस फोल्डर में आ गया और मैं यहाँ पे आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ JSON जेसन 5 के नाम से। ठीक है भाई, इसको मैं CMD में ओपन करूंगा। ठीक है भाई, मैंने कोड स्पेस डॉट लिखा, यहाँ पे मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आके मैं एक फाइल बनाऊंगा फाइल डॉट एक्सएमएल के नाम से। मैंने फाइल डॉट एक्सएमएल यहाँ पे क्रिएट कर ली और सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना एक्सएमएल की डेक्लेरेशन यहाँ पे रखते हैं। एक्सएमएल की डेक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने हमेशा एक्सएमएल की डेक्लेरेशन यहाँ पे रखनी है। इसमें 2 चीजें हम बताते हैं गाइस। एक्सएमएल, अच्छा आपको आएगी कैसे, यानी कि जब भी आप एंगल ब्रैकेट बनाओगे सबसे टॉप पे आपको नजर आएगी एक्सएमएल डेक्लेरेशन। ठीक है भाई, इसको हम एक्सएमएल का प्रोलॉग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सएमएल प्रोलॉग। एक्सएमएल प्रोलॉग या एक्सएमएल, जैसे कि हम एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट लगाते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक्सएमएल PROLOG प्रोलॉग और मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर, ये एक्सएमएल प्रोलॉग कहलाता है। एक्सएमएल डेक्लेरेशन। ठीक है भाई, और इसमें हम ये कर रहे होते हैं कि हम बताते हैं कि ये हमारा एक्सएमएल है, इसका वर्जन 1.0 है और इसकी जो इनकोडिंग है वो UTF-8 है। इसके लिए एक्सटेंशन लाजमी सी बात है, जो ये मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ और ये मुझे तमाम चीजें मिल रही हैं, ये मुझे इस एक्सटेंशन की बिना पे मिल रही हैं जो मैंने इंस्टॉल की है। और उस एक्सटेंशन का नाम था एक्सएमएल। रेड हैट की बिना, रेड हैट की जानिब से हमें मिलती है वो एक्सटेंशन, ये वाली एक्सटेंशन है कि हमने इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, XML और redhat.com के सहायता से हमें मिल रही होती है ये। तो अच्छा भाई, अब इतना काम करने के बाद आपने क्या करना होता है, आपने अब अपनी काम करना है, अपना टैग क्रिएट करना है। तो पहले मैंने एक बना लेता हूँ, मैंने बनाया COLLECTION कलेक्शन और मैं कलेक्शन में आ गया। और कलेक्शन में आने के बाद मैंने यहाँ पे बनाया सबसे टॉप पे MOVIES मूवीज। सिंपल है। और मूवीज में आने के बाद बल्कि नहीं, मूवीज नहीं हम बनाते हैं अब, चलो लास्ट टाइम हमने मूवीज बनाया था, अब हम बनाते हैं बुक्स। सिंपल है। और बुक में आके बुक का सबसे पहले होता है TITLE टाइटल। सिंपल है। फिर बुक के टाइटल के बाद यहाँ पे होता है बुक की PRICE प्राइस। सिंपल है। फिर बुक की प्राइस के बाद हमारे पास होता है AUTHER ऑथर। ठीक है भाई। और फिर हमारे पास यहाँ पे होता है सबसे पहले एक और चीज जो हम भूल गए, वो होता है ISBN, है ना। बुक का ISBN जो, यानी कि बुक का जो एक स्पेशल नंबर होता है, उसको ISBN से हम वो करते हैं। अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे ISBN नंबर, ये एक बुक का नंबर होता है जो आपको इस तरह नजर आ रहा होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, क्या बोलते हैं इसको? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर इज अ न्यूमेरिक कमर्शियल बुक आइडेंटिफायर दैट इज इंटेंडेड टू बी यूनिक पब्लिशर परचेज और रिसीव ISBN। यानी कि अगर मुझे कोई, मैं बुक लिखता हूँ ना, ऑथर हूँ, तो मुझे वो ISBN क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, जब ही मैं उसको वाइडली तौर पे वो कर सकता हूँ। इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ होता है ISBN नंबर। अच्छा, तो ISBN हो गया, ये इस इन चारों को ही रखते हैं हम। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मुझे इसका फॉर्मेट नहीं पता क्या होता है, तो हम यहाँ पे इसका FORMAT फॉर्मेट देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होता है, 13 डिजिट का होता है माशाल्लाह। तो ये होता है एक एग्जाम्पल दिखा दो ताकि हम उसको ले लें। हाँ भाई, तो ये आ गया बड़ा खतरनाक सा ISBN नंबर।
ये हमारा हो गया। अच्छा भाई, अब टाइटल मैंने यहाँ पे ले लिया, RICH रिच, DAD डैड, PWR पुअर, हमें यही 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 वाली बुक आती है बस। और इसकी प्राइस जो है वो कुछ डॉलर्स में होगी, मैंने कहा भाई पता नहीं कितने की है, चलो खैर है। ठीक है, ऑथर इनका कौन है, ऑथर हम देख लेते हैं कि ऑथर कौन है यहाँ पे ना। रिच, DAD डैड, PWR पुअर, DAD डैड, रिच डैड पुअर डैड अमेजोन पे मौजूद है, और हम जाके देखते हैं अगर किसी को खरीदनी है। ये तो $6 की है। रॉबर्ट कौन है यहाँ पे, हाँ सुनने में आ रहा है कि इनके मामला थोड़े खराब चल रहे हैं, ये खुद ही जो है ना उसमें फंस गए हैं, किसके अंदर, कर्जे में फंस गए। इन्होंने बुक बनाई है, ये बहुत बड़ी फाइनेंशियली इनका नाम है, और आजकल जो है ना ये बहुत बड़े कर्जे में फंसे हुए हैं। इन इन इन्होंने अपनी बुक को सीरियस नहीं लिया, ना ही इन्होंने पढ़ा। अब हमने ये बनाया, गाइस देखो अभी जो ये मैंने काम किया ना, ये मैंने खुद से किया है, याद रखना ये मैंने काम जो है वो खुद से किया है, और ये एक्सएमएल की डेक्लेरेशन में मसला नहीं आना चाहिए। अच्छा देखो, ये जो मैंने कलेक्शन बनाया है, ये मैंने बुक बनाया है, ये मैंने ISBN लिखा है, ये मैंने अपनी मर्जी से HTML के एलिमेंट डिफाइन किए हैं, एक्सएमएल के एलिमेंट। अब मुझे ये करना है कि मुझे हर चीज की ग्रामर डिफाइन करनी है, जब भी जाके ये स्टैंडर्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट बनेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मैं यहाँ पे सबसे टॉप पे आता हूँ। अब मैंने और मजीद बुक्स को ऐड नहीं किया, एक एक करके करेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे DTD डिफाइन करने वाला हूँ। तो पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आके मुझे डिफाइन करना है कि इंसर्ट डॉक टाइप विद सबसेट, इंसर्ट डॉक टाइप विद सबसेट, ये एक है। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो यहाँ पे आके मुझे ये मिलेगा। मैं दोबारा क्लिक करूंगा यहाँ पे और आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या करना है। सबसे पहले DTD को मेंशन करने के लिए इंसर्ट डॉक टाइप विद सबसेट, ठीक है भाई। डॉक्यूमेंट टाइप जिसको बोले ना, डॉक्यूमेंट टाइप, DTD, क्या बताया था मैंने आपको, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। तो ये वो डॉक टाइप है, डॉक टाइप का मतलब डॉक्यूमेंट टाइप विथ सबसेट, ठीक है भाई। और मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे नजर आएगा आप लोगों को कि हमारे पास डॉक टाइप जो बनेगी वो हमारे पेरेंट एलिमेंट से बनेगी। हमारा पेरेंट एलिमेंट कौन है, कलेक्शन के नाम से बनेगी। सिंपल है। अब कलेक्शन के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो मुझे बतानी है, दो अंदाज से बतानी है। एक मुझे ये बताना है कि जब मैं इसके अंदर आ जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे ये 3 कैरेक्टर देगा कि भाई यहाँ पे आपको DTD का एट्रीब्यूट ऐड करना है या DTD का एलिमेंट ऐड करना है। अब जितने आपने उसके अंदर एलिमेंट और एट्रीब्यूट बताए हुए होंगे ना, वो मुझे उसके अंदर बताने पड़ेंगे। जब मैं इसके अंदर आके लिखता हूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन करनी है या फिर आपको क्या करनी है, एलिमेंट डिक्लेरेशन करनी है। तो सबसे पहले मैं भी एलिमेंट डिक्लेरेशन करूंगा। जब मैं एलिमेंट डिक्लेरेशन करता हूं तो मुझे यहाँ पे दो चीजें बतानी पड़ती हैं कि एक तो यहाँ पे उसने बता दिया कि भाई एलिमेंट की डिक्लेरेशन है, एलिमेंट का नाम बताओ और वो क्या है, वो एक PC डेटा है, वो एक C डेटा है, या वो क्या है, वो को बताना पड़ेगा। मैंने कहा भी देखो पहले एक काम करते हैं, पहले सबसे पहला जो हमारा मेन जो है ना वो है हमारा कलेक्शन, COLLECTION कलेक्शन, ठीक है भाई। अब कलेक्शन के अंदर हमारे पास कौन है, कलेक्शन के अंदर हमारे पास कौन है, बुक्स। तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा भाई देखो इसके अंदर बताना पड़ता है कि वो उसके अंदर कौन सी चीज मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आके बताना है कि भाई इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास बुक्स मौजूद है, एक कलेक्शन है और कलेक्शन के अंदर बुक्स मौजूद है। फिर अब मैं अंदर आऊंगा, फिर मैं दोबारा आऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई मैंने एक और एलिमेंट बताना है। सिंपल, एलिमेंट का नाम यहाँ पे अब हो जाएगा बुक्स, ठीक है। अब बुक्स के अंदर कौन मौजूद है, ये तमाम मौजूद है। तो मुझे बुक्स के अंदर ये तमाम को मेंशन करना पड़ेगा, तमाम एट्रीब्यूट को, तमाम जो उसके अंदर मौजूद है, ISBN को मेंशन करना पड़ेगा, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा। ISBN के बाद TITLE टाइटल को मेंशन करना पड़ेगा, फिर PRIC प्राइस को मेंशन करना पड़ेगा, फिर AUTH ईयर ऑथर को मेंशन करना पड़ेगा। अब इतना तो काम कर दिया। अब देखो मैंने एक एक चीज को डिफाइन करना है, पहले मैंने कलेक्शन को डिफाइन कर दिया, मैंने बुक्स को डिफाइन कर दिया, अब ये इन चारों की बारी है। अब मैंने बताया कि भाई देखो ये भी हमारे पास एलिमेंट है, तो इन एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे पास ISBN। अब तुम ये बताओ कि ISBN के अंदर कौन मौजूद है, ISBN के अंदर तो डेटा मौजूद है, टेक्स्ट मौजूद है। तो उस टेक्स्ट को क्या बोलते हैं, बात आई समझ में। मैंने बताया था PC डेटा होता क्या है, PC डेटा हमारे पास क्या था, PC डेटा हमारे पास, अल्लाह ताला माफ कर दे,
मजा नहीं आता अंग्रेजों को देखने में ना, एक अजीब सी ना, काश अल्लाह ताला इनको मुसलमान कर दे। पीसी डेटा इज द टेक्स्ट बिटवीन स्टार्ट टैग एंड द एंड टैग ऑफ द एक्सएमएल एलिमेंट। अब यहाँ पे आए, हमें पता था कि भाई देखो बुक्स के अंदर तो ये तमाम मौजूद है, अगर आईएसबीएन के अंदर कोई और मौजूद है तो उसको मैं टारगेट करता, लेकिन आईएसबीएन के अंदर मेरा टेक्स्ट मौजूद है तो मैं उसको किस तरह मेंशन करूंगा, टीसी डेटा करके। इसी तरह आप देखो जिनके ऊपर, जिनको मैंने डिफाइन कर दिया वो ब्लू है, जिनको मैंने डिफाइन नहीं किया वो रेड है, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आके मुझे बार बार बताना पड़ेगा कि भाई एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम जो है वो TITLE टाइटल है, वो भी एक पीसी डेटा है। ठीक है भाई, जो जो होता जा रहा है वो सही होता जा रहा है। DDD एट्रीब्यूट और एलिमेंट पे आ गया, मैंने कहा भाई यहाँ पे मेरा PRICE प्राइस, मैंने प्राइस को भी पीसी डेटा ही डिक्लेयर किया, और फिर मैंने यहाँ पे आके एलिमेंट की डिक्लेरेशन की, एलिमेंट को AUTHER ऑथर डिफाइन किया, और यहाँ पे बस सही हो गया। अब देखो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, इससे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आउटपुट आपका फिर भी नॉर्मल ही आएगा, और जो है ना ये एक स्टैंडर्ड तरीकेकार है। अच्छा, इतना काम करने के बाद आपने बोला सर अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने आपने तमाम चीजें डिफाइन कर दी, इसमें कोई मसला, सिंपल है, बताना है चीजों को। मैं बुक्स को करता हूँ रिपीट, क्योंकि बुक्स तो मेरी बहुत सारी आएंगी, एक बुक तो नहीं होगी, 2 बुक हो गई, 3 बुक हो गई, 4 बुक हो गई, 5 बुक हो गई। तो यहाँ पे जब आप एक से ज्यादा डेटा डिफाइन करोगे तो फिर आपके पास यहाँ पे एरर आ जाएगा कि भाई ये तो मसला है। आप वो बोल रहा है कि द कंटेंट ऑफ एलिमेंट टाइप कलेक्शन मस्ट मैच बुक्स, यानी कि वो बोल रहा है कि आपने जो ऊपर कलेक्शन बताया है और बुक्स बताई हैं वो मैच करनी चाहिए नीचे से, क्योंकि ऊपर आपने ग्रामर लिखी है, ग्रामर जो है वो आपके इससे मैच होनी चाहिए। तो फिर मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, भाई मेरे पास एक बुक्स नहीं है, मेरे पास मल्टीपल बुक्स हैं, 5 बुक्स हैं, तो मुझे बुक्स के आगे क्या लगाना पड़ेगा, एक प्लस लगाना पड़ेगा, तो इससे डिक्लेरेशन मेरी सही हो जाएगी। जब मैं यहाँ पे बुक्स प्लस लगा दूंगा तो इसका मतलब ये है कि जब मेरे पास जो मेरा डेटा होगा और उस डेटा के अंदर हमारे पास मल्टीपल जो है ना एलिमेंट होंगे, बुक्स 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 बुक्स, तो जितने ही बुक्स हैं हम सबको तो मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पे अगर प्लस लगा देंगे तो प्लस से मुराद ये है कि मेरे पास यहाँ पे कलेक्शन ऑफ क्या है, बुक्स है, कलेक्शन ऑफ बुक्स है। बात क्लियर हो रही है? तो मुराद कुछ इस तरह की है। अगर हम कोई एट्रीब्यूट ऐड करें तो एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आईएसबीएन के अंदर आके या बुक के अंदर आके मैंने यहाँ पे आईडी मेंशन कर दी, और मैंने इसको एक एट्रीब्यूट दिया आईडी, और मैंने इसको 1 दे दिया, भाई मैं दे सकता हूँ। और यहाँ पे आके अब ये देखो ये एरर दे रहा है, भाई एरर क्यों दे रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मैंने कहा भाई मुझे एक एट्रीब्यूट मेंशन करना है, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट को मेंशन करने के लिए आपको ये 4-5 चीजें चाहिए। पहले एलिमेंट का नाम बताओ, हाँ भाई एलिमेंट का नाम क्या है, मैंने यहाँ पे बोला एलिमेंट का नाम जो है वो मेरा है BOOKS बुक्स। एट्रीब्यूट का नाम बताओ, एट्रीब्यूट क्या दिया है आपने, आईडी दिया है खाली। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, आईडी के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, आईडी के बाद हम यहाँ पे इसको बताते हैं कि एट्रीब्यूट बुक्स आईडी, और इसके आगे हमें बताना पड़ता है कि इस आईडी की टाइप क्या है, और ये रिक्वायर्ड होता है। अच्छा मैं एक दफा इसका सिंटेक्स चेक करूं तो नीचे आओ नीचे आओ, दिमाग से निकल गया मेरे। हाँ आ गया एट्रीब्यूट का, यहाँ पे हमें देना पड़ता है सी डेटा, अब आ गया। अच्छा ये तो हमें आ गया भाई, देखो पहले आप एलिमेंट का नाम दोगे, फिर एट्रीब्यूट का नाम दोगे, फिर एट्रीब्यूट की टाइप दोगे, फिर डिफॉल्ट वैल्यू दोगे, ये 4 चीजें हैं। पहले आपने एलिमेंट का नाम दे दिया, एट्रीब्यूट का नाम दे दिया, एट्रीब्यूट की टाइप देनी है और डेफिनेशन डिफॉल्ट वैल्यू देनी है। तो इसने हमें यहाँ पे कोई ना कोई एग्जांपल दी हुई होगी, यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक है सी डेटा, एक हमारे पास यहाँ पे आईडी है, यानी कि एक यूनिक आईडी। ठीक है भाई, और हम एक काम करते हैं जहां पे जैसे इसने बताया गया है, एक जरा एग्जांपल हमें नजर आ जाए। हम्म, कॉन्टैक्ट, फैक्स, सी डेटा और इम्प्लाइड। अब मैं आपको उसका मतलब समझाता हूँ, मुझे चाहिए था कि मैं अगले उसमें करवाता ये, लेकिन चलो हम अगले में ही करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे इसको क्लियर कर देते कि यहाँ मैं अगर लिख दूँ CDATA सी डेटा, ठीक है भाई, और मैंने यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड करना है या क्या करना है वो मेरी मर्जी है। सिंपल, अगर मैं यहाँ पे इसको सी डेटा के बाद
यहाँ पे इसको बताऊं कि भाई तुम जो हो इनमें से रिक्वायर्ड हो, इम्प्लाइड हो, या फिक्स्ड वैल्यू हो, या एक वैल्यू हो। तो मैंने कहा भाई तुम एक VALUE वैल्यू हो। सिंपल है। तो अगर मुझे एक एट्रीब्यूट को डिफाइन करना है तो यहाँ पे मुझे उसको बताना पड़ेगा, हर हर एट्रीब्यूट को बताना पड़ेगा कि भाई वो एक वैल्यू है, एक सी डेटा है, करेक्टर डेटा है, आईडी है, और किस एलिमेंट की आईडी है। तो यहाँ मुझे एक अपना एट्रीब्यूट इस तरह डिफाइन करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को कुछ टाइम दूंगा, आप लोग इतना ही करो, एट्रीब्यूट को अभी छोड़ दो, इतना ही करो, एक दफा इसको ग्रामर को डिफाइन करो, फिर हम आगे मजीद चलते हैं और समझते हैं चीजों को। ओके, हम मजीद समझते हैं। अगर हमें एट्रीब्यूट डिक्लेयर करना होगा, सही है, हमने अभी तक देखा कि हम एलिमेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं। हम देखेंगे कि हमें अगर डिक्लेयर करना है एट्रीब्यूट, तो हमें ये बताया जा रहा है कि इन DTD एक्सएमएल एलिमेंट एट्रीब्यूट आर डिक्लेयर्ड विद द ATT लिस्ट डिक्लेरेशन, यानी कि एट्रीब्यूट लिस्ट डिक्लेरेशन से हम इसको डिफाइन करते हैं। एन एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन हैज द फॉलोइंग सिंटैक्स। जब भी हम एक एट्रीब्यूट लिस्ट की बात करते हैं तो वो एलिमेंट का नाम, एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट की टाइप और डिफॉल्ट वैल्यू। अब हमारे पास यहाँ पे दो वो चीजें जो हमें मसला कर रही हैं मेंशन करने में, एक एट्रीब्यूट की टाइप है और एक डिफॉल्ट वैल्यू है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट टाइप और डिफॉल्ट वैल्यू में क्या मामलात हैं। जब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट टाइप की, तो एट्रीब्यूट टाइप में हमारे पास ये वाली एट्रीब्यूट टाइप्स मौजूद हैं जो आप डिफाइन करोगे कि भाई वो एक सी डेटा है यानी कि करेक्टर डेटा है, वो एक आईडी है यानी कि एक यूनिक आईडी है, ठीक है भाई, वो एक आईडी रेफरेंस है यानी कि किसी दूसरे से रेफरेंस कर रही है, ठीक है भाई। ये बहुत सारी हैं, इसमें से हम नॉर्मली जो है ना सिंपल सी डेटा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आईडी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सिंपल है। अच्छा आगे चलो, तो ये तो बहुत सारी हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास एट्रीब्यूट की डिफॉल्ट वैल्यू है वो ये है कि एक है वैल्यू। वैल्यू का मतलब है कि इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में देते हैं और बताते हैं कि अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी जगह पे तो आप वो लिख दो, सिंपल है। रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि रिक्वायर्ड जो है वो मस्ट बी इंक्लूडेड इन द एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट के अंदर लाजमी तौर पे क्या होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है कि इज ऑप्शनल एंड डज नॉट हैव टू बी इंक्लूडेड, अगर इंक्लूड ना भी हो तो भी कोई मसला नहीं है। और फिक्स वैल्यू का मतलब होता है कि वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद उसने स्क्वायर के अंदर एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया, किस नाम से, विड्थ के नाम से, ठीक है। तो उसने आके क्या करना पड़ेगा, पहले वो बताएगा, पहले तो वो बताएगा कि भाई मेरा एक एलिमेंट है और स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब एलिमेंट का नाम स्क्वायर है, विड्थ का मतलब क्या है कि एट्रीब्यूट का नाम विड्थ है, सी डेटा और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0। अभी उसने 100 दी हुई है, बाय डिफॉल्ट 100 होगी, वो होगी। बात समझ आ रही है। अच्छा अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद अब मैं अपने डेटा के अंदर एट्रीब्यूट वो करता हूँ शामिल। तो अभी मैं इसको जो मैंने लगाया था वो इसको मैं हटा देता हूँ अब मैं आपको समझाने के लिए, सही है भाई। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा भी देखो ये मेरा ISBN है, मेरा टाइटल है, प्राइस है और मेरा ऑथर है। पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इस ISBN के अंदर आता हूँ और इस ISBN के अंदर आके मैं एक आईडी दे देता हूँ उसको। और जरूरी नहीं मैं आईडी दूंगा, इस आईडी के अलावा मेरे पास और भी कुछ होते हैं। मैंने कहा यहाँ पे नहीं नहीं मतलब कहने का मकसद है कि एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकता है, एट्रीब्यूट सिर्फ आईडी ही नहीं होती है, एट्रीब्यूट और भी मजीद चीजें होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे आया और मैं अपनी बुक को ही एक नेम दे देता हूँ और नेम में यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि BOOK बुक 1 जस्ट सपोज। और अब मैं मुझे यहाँ पे क्योंकि एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको डिफाइन नहीं किया हुआ, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसको आपको डिफाइन करना होगा। तो फिर मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आके बोलूंगा भाई देखो एक काम करते हैं हम एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट का नाम लिख दिया फटाफट, मैंने कहा भाई मेरी एलिमेंट का नाम है बुक्स। फिर मैंने फटाफट आके यहाँ पे एलिमेंट की जो एट्रीब्यूट का नाम है वो दे दिया, मैंने कहा मैंने नेम दिया है, सिंपल है। अब यहाँ पे मुझे दो चीजें डिफाइन करनी है। रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि मेरे पास वो हर एलिमेंट में क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, मुझे लगाना पड़ेगा लाजमी तौर पे। तो अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड को हटा दूं और मेरे पास रिक्वायर्ड की जगह पे अब मेरे पास बहुत सारे हैं और यहाँ पे मैंने कहा कि भाई उसकी जो है ना एक डिफॉल्ट वैल्यू होगी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, मैंने यहाँ पे दे दिया BOOK बुक, ठीक है। तो अब यहाँ पे बुक के साथ मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ। तो यहाँ पे अब मसला ये है कि हमारे पास जितने भी एट्रीब्यूट होंगे सबको सब में डिफाइन करना पड़ेगा, वो लग रहा है। ये देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ भी एरर आ रहा है, इस एरर को हमने खत्म करना है और देखना है कि ये एरर क्यों आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे मैंने ये बुक 1 दिया हुआ है और ये लाजमी है सबके लिए, तो मुझे कंट्रोल C करके अगर मैं इसमें भी लगाऊं
कंट्रोल सी करके मैं इसमें भी लगाऊं, ठीक है, और ये इन दोनों को मैं अभी यहाँ से हटा दूं ताकि ना ज्यादा ना हो। तो अभी भी एरर आ रहा है, तो इसका मकसद अच्छा चाहिए। अब मेरी बात और भी समझना गाइस, और भी समझना कि यहाँ पे ना आईडी है और आईडी से मुराद जो है वो यूनिक होना चाहिए। तो मैं यहाँ से उसको आईडी को हटा देता हूँ, और आईडी का मतलब ये था कि वो यूनिक होना चाहिए। अगर मैं ऊपर आके इसको चेक करवाऊँ आपको, तो आईडी से मुराद ये है कि द वैल्यू इज अ यूनिक वैल्यू। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, सी डेटा। तो सी डेटा जब मैं करूंगा, CDATA सी डेटा, तो यहाँ से अब वो एरर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सी डेटा से मुराद है कि भाई डिफॉल्ट वैल्यू ये नहीं चाहिए, लेकिन अगर ना हो तो कोई मसला नहीं है। मैंने यहाँ पे बुक को हटा दिया, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 मेंशन कर दिया, यहाँ पे मैंने 3 मेंशन कर दिया। तो बात क्लियर हुई। जैसे सपोज मैं आईएसबीएन के अंदर आता हूँ, आईएसबीएन के अंदर मैंने आईडी दे दी इसको, और मैंने इसको आईडी दी। आईडी को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 1 2 3। ठीक है भाई, अब क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है तो मुझे यहाँ बताना पड़ेगी। मैंने कहा भाई एक काम करें, मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डिफाइन करना है, और एट्रीब्यूट जो है वो एलिमेंट का नाम है ISBN, सिंपल है। और ISBN के अंदर मेरे पास जो एट्रीब्यूट का मैंने नाम रखा है वो रखा है आईडी। ठीक है भाई, आईडी जो है वो एक आईडी नहीं है, आईडी का मतलब है यूनिक, तो मैंने इसको बोला CDATA डेटा है, सिंपल है। अब रिक्वायर्ड का मतलब है कि वो हर ISBN के अंदर रिक्वायर्ड है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, वो सिर्फ इसी के अंदर मौजूद है। तो उसके अंदर आके मैं यहाँ पे इनमें से कौन सा दे सकता हूँ। मैंने कहा भाई यहाँ पे मेरे पास सी डेटा तो मैंने बता दिया। अब मुझे यहाँ बताना कि भाई वो एक रिक्वायर्ड है। इम्प्लाइड का मतलब ये होगा कि अगर ऑप्शनल होगा, तो हम यहाँ पे आके अगर इसको इम्प्लाइड दे दें, तो यहाँ पे मेरे पास ठीक है, कोई मसला नहीं है, और वो चीज डिफाइंड हो गई और मुझे एरर भी नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे पास इसका सिनेरियो है। ठीक है भाई, अभी तक हम इस यहीं तक रखते हैं। हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें जो है ना अपने DTD को डिफाइन किया, ठीक है भाई, अपने एलिमेंट को डिक्लेयर किया, अपने एट्रीब्यूट को डिक्लेयर किया, और बस ठीक है।